अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज का जो टॉपिक है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर है, जिसके अंदर फर्दर हम देखेंगे कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे जो होती है, सिलेक्शन प्रोसेस की क्या फैक्टर्स हैं और फर्दर इंटरव्यू की थोड़ी सी हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्या मतलब है, कि जैसे हम सीवी किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं तो वो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कर रही होती है, जिससे पहले उन्होंने ऐड दिया हुआ होता है, उस ऐड की बेसिस पे हम अप्लाई करते हैं और काफ़ी सारी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती हैं। तो बेसिकली एज अ HR पर्सन, तो आपके पास जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपने उन चीज़ों को क्या करना है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब है कि आप अपने जो केपेबल कैंडिडेट्स हैं, जो रिक्वायर्ड उस जॉब से रिलेटेड हैं, उन सबको आप एक जगह पे जमा कर सकें और बेसिकली उनके थ्रू जो है आप सिलेक्शन कर सकें और फर्दर जो डिज़ायर्ड कैंडिडेट है उसको हायर कर सकें। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले जो HR को काम करना चाहिए, वो आपके पास जो HR के पर्सन हैं उनको क्लियर होना चाहिए कि वो आपके साथ जो भी जॉब को उन्होंने ऐड पोस्ट किया है उसकी स्कोप क्या है, उसकी स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं और जो है जो भी ड्यूटीज़ उस पर्सन ने परफॉर्म करनी है वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जैसा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर होता है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स के अंदर कि आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होती है कि बंदे ने क्या करना है, क्या उसकी एजुकेशन होगी, क्या स्किल्स होंगी, क्या चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो है वो एक जॉब फैक्ट शीट के साथ आपके पास या पोजीशन जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे HR के पीपल्स को पता होना चाहिए और वो आगे फॉरवर्ड भी करनी चाहिए आपके जो भी इंटरव्यूज़ है, जिन लोगों ने इंटरव्यू करने हैं और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा क्या कंपनसेशन होगी, क्या सैलरी होगी, क्या बेनिफिट प्लान होंगे, क्या बजट है, कितने हम ऐड दे सकते हैं, कितने का ऐड दे सकते हैं और उसके अलावा जो है कितना टाइम लगेगा और कौन से कैंडिडेट्स हैं लोकल या हमें ओवरसीज़ हायर करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर HR को पता होनी चाहिए और ये पार्ट है HR प्लानिंग का। और जो HR प्लानिंग के अंदर हमें पास ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जितने भी हमारे पर्सन उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हों। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है HR की डिफरेंट जो भी प्रोसेस हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चला रहे आगे होते हैं तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं, कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इंटरनल फैक्टर्स हमारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही होंगे, जिसमें रिक्रूटमेंट की पॉलिसी आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इम्पैक्ट आ जाता है कि कितनी अच्छी प्लानिंग है, कितनी बुरी प्लानिंग है, साइज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कॉस्ट कितनी आएगी, हम इतनी रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं, एक्सपेंशन हो सकती है या नहीं। तो यार सारी चीज़ें आ जाती हैं इंटरनल फैक्टर्स में। इसके अलावा जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें सप्लाई एंड डिमांड का वही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कितनी डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन की, 10 बंदे हायर करने, तो मार्केट में क्या वो 10 बंदे मौजूद हैं, वो स्किल्स हैं, वो चीज़ें हैं या नहीं, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है उस हिसाब से, पॉलिटिकल क्या इन्वायरमेंट है, क्या मार्केट के अंदर लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो इसी मुल्क के अंदर जॉब करें, लोकल इन्वायरमेंट में जॉब करें, क्या सोशल इम्पैक्ट है, क्या लोग सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके इफ़ेक्ट कर रही होती हैं आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, क्योंकि अगर आपकी मार्केट इमेज बेटर नहीं होगा या आपके मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो है लोग उस मुल्क के अंदर आना नहीं चाहेंगे और रहना नहीं चाहेंगे और जॉब नहीं करना चाहेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑल द टाइम इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप रिक्रूटमेंट की सोर्सेज की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके यूज़ करती हैं, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर जो है हम रेफरेंसेस यूज़ करते हैं डिफरेंट लोगों की जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं या उन्हें ही ट्रेन कर देते हैं, या हम प्रीवियस जो एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनके डाटा बैंक के थ्रू हम चेक कर लेते हैं, रिटायर्ड फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के थ्रू चेक कर लेते हैं कि उनके पास कोई पर्सन अवेलेबल है या नहीं। तो इंटरनल की कॉस्ट हमारे पास कम होती है और उसके अंदर ट्रस्ट का लेवल भी ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल की जो हमारे पास कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, जिसमें एडवर्टाइजिंग है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ है, फिर एडवर्टाइजमेंट को पूरे करने के लिए हम लोगों से फॉर्म के पैसे भी फिल करवाते हैं और हम हायर भी नहीं करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आती हैं। कॉलेज रिक्रूटमेंट भी उनमें से एक है, इंटर्नशिप देते हैं लोगों को, उनके थ्रू हम काम करवाते हैं। वेबसाइट की सर्विसेज होगी, कंपनी की वेबसाइट्स होगी, एम्प्लॉयमेंट की एजेंसीज होगी या एडवर्टाइजिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एक्सटर्नल के अंदर। तो जब हम रिसोर्सेज इन सारी रिसोर्सेज को गैदर आउट कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि इधर हमने इंटरनल करनी है या एक्सटर्नल करनी है, तो आप फर्दर मूव कर सकते हैं कि आपने अपने किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे इंप्लीमेंट करना है। तो आजकल तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल को ज़्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि अननोन पर्सन को आप हायर कर सकें। तो दे ट्राई आउट कि आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है किसी रेफरेंस के थ्रू बंदा हायर किया जाए या किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर की सिफारिश हो। इसी तरीके से आपकी रेफरेंसेस जो CV में लिखी जाती हैं वो इसीलिए लिखी जाती हैं कि आपके पास पता हो कि इस बंदे को कोई जानता भी है नहीं जानता। तो जब आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है और वो आपके पास एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं तो आगे जो हमारे पास काम शुरू होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस है।
तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन से एप्लीकेंट जो हैं या जिन्होंने रिज्यूमे भेजा है वो इस जॉब से रिलेटेड हैं या नहीं, बेस्ट फिट के हैं, उनकी एजुकेशन मैच करती है या नहीं जॉब स्पेसिफिकेशन के साथ, उनकी डिस्क्रिप्शन मैच करती है या नहीं, उनका क्या स्किल है, एक्सपीरियंस है, क्या वो काम कर सकते हैं या नहीं, और उसके अलावा मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ और जो है फ्यूचर की प्लानिंग से रिलेटेड हम वो सारी चीज़ें मैच आउट करते हैं इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस के भी इसी तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हमेशा हमारे पास वही सिमिलर रहेंगे, सप्लाई एंड डिमांड वाले। अगर हमारे पास सप्लाई और डिमांड दोनों बैलेंस आउट नहीं हो रही, अगर वो पर्सनस अवेलेबल नहीं है उस रिलेटिव स्किल के साथ या एजुकेशन के साथ, तो फिर हमें लोअर स्किल सेट के ऊपर जाना पड़ेगा या अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। इसी तरीके से जो है आपके पास एनवायरनमेंट होगी कंट्री की और आपके पास कंपनी का ब्रांड, ये भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को जो है आपके इम्पैक्ट कर रहा होता है। इंटरनल के अंदर कंपनी की पॉलिसीज़ आ जाती हैं, कंपनी का क्या इमेज है, कंपनी ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट कर रही है। अगर कंपनी अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट कर रही होगी तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट अच्छा होगा, लोग अच्छा बोलेंगे तो अच्छे लोग आपके पास आएंगे। उसके अलावा जो है कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या है आपके पास इंटरनली, क्या हम सिलेक्शन प्रोसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको हम पूरा प्रोसेस लेके चल सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमारी कॉस्ट ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की फ़र्दर हमारे पास और जो पूरी प्रोसेस बनती है वो हमारे पास ये आ जाती है। सबसे पहले आपने हमेशा देखा होगा कि इनिशियल इंटरव्यूज़ होते हैं, पहले पूछा जाता है कैंडिडेट से कि वो राज़ी है या नहीं ये जॉब के लिए, रीलोकेट होना चाहता है या नहीं, या दूसरी सिटी के अंदर है कंट्री में, तो एक इनिशियल चीज़ें पूछी जाती हैं। आजकल जो आपके पास इनिशियल इंटरव्यूज़ हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट हो जाते हैं, और उन इनिशियल इंटरव्यूज़ के अंदर हम देखते हैं कि हमसे डिफरेंट क्वेश्चन पहले ही पूछ लिए जाते हैं। इससे ये आसानी होती है कि आप ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को जो रिलेटेड नहीं होते। इसी तरीके से दैन फर्दर अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेज के ऊपर क्लियर नहीं करता तो डायरेक्टली हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं और आगे मूव ऑन कर सकते हैं। इनिशियल इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्शन टेस्ट रखे होते हैं, जैसे कभी गैट होता है हमारे पास, या नेट होता है, या ऑर्गेनाइजेशन के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, और टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे देखेंगे हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेता है तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आ जाता है, जिसमें पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो क्लियर हो गया तो उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो बंदा क्लियर है या नहीं। दैन उसकी बेसिस पे सिलेक्शन डिसीजन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। इन सारी स्टेजेस में किसी भी स्टेज के ऊपर अगर क्लाइंट या कस्टमर आपका जो भी अप्लाई कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपका क्लियर नहीं करता तो आपके पास रिजेक्ट कर सकते हैं उसे। अगर ये सारी चीज़ें वो क्लियर कर जाता है तो आप उसे जॉब ऑफर देते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और देन आपको उसका इवैल्यूएशन शुरू हो जाती है कि प्रोसेस कितनी अच्छी रही और वो पर्सन जो है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम कर रहा है या नहीं, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड भी यूजली कहते हैं। तो फर्दर जो है सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने जो टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसमें बहुत हेल्प आउट करता है। आजकल सारी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो उसे कंडक्ट करें ताकि उसे लोगों के बारे में पता चल सके। आजकल ऐसी इन्वायरमेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे और वो पर्सन क्या सोच रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या उसकी क्या प्लानिंग है। जो बेसिक टेस्ट हमारे पास जो गिवन है इन थ्योरेटिकल फॉर्मेट, वो हमारे पास थॉमस प्रोफाइलिंग का है, जो बिहेवियर एक एप्लीकेंट का चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास पर्सनालिटी टाइप का है। दैन हमारे पास बिहेवियर इन वर्क प्लेस का डिफरेंट है। पर्सनालिटी फैक्टर्स के काफ़ी सारे हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है कि कंट्रोल या प्रेशर वर्क के अंदर वो कितना काम कर सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टेस्ट भी बनाए हुए हैं। इसके अलावा एकेडमिक टेस्ट भी आ जाते हैं जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम नॉलेज चेक करने के लिए कैंडिडेट का देते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग की फील्ड में होता है। तो सिलेक्शन टेस्ट अगर वो बंदा क्लियर कर लेता है तो वो इंटरव्यू स्टेज के ऊपर आ जाता है। जो इंटरव्यूज़ होते हैं जैसा कि हमें पता है वो एक फॉर्मल या इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है, और आपसे बात की जाती है कि आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बारे में आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये काम करते हैं या नहीं, कैसे काम किया था, क्या प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन दें, क्या स्किल सेट है आपका। तो फेस टू फेस जो होता है मोस्टली ये इसी वजह से होता है ताकि ये देखा जाए कि वो एक्चुअल इन्वायरमेंट में वो पर्सन किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करता है और वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है इंटरव्यूअर के ऊपर, और वो इंटरव्यूअर उसको किस तरीके से जज कर सकता है। तो इंटरव्यूज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उस पर्सन को आप सामने देखा जाए। और आजकल जो इंटरव्यूज़ हैं वो फेस टू फेस भी होते हैं, डिफरेंट स्काइप के ऊपर भी होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी होते हैं, ईमेल पे भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करे। लेकिन इंटरव्यूज़ की प्रॉब्लम यह है कि उसमें
आपके पास रिलायबिलिटी की आपके पास एब्सेंस है, वैलिडिटी की भी होती है, और बाइसनेस भी आ जाती है। कभी कभार ये होता है कि बाइस्ड इंटरव्यू होते हैं, अगर वो पर्सन ही आपको शक्ल से पसंद नहीं आएगा आप उसे हायर नहीं करेंगे। दैन मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी मच आपके पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी इसी चीज़ के अंदर आ जाती है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जब प्लान करें तो एज अ HR प्रोफेशनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यू का एक प्लान बना लें जिसमें बेसिकली आप बाइसनेस और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। अगर इंटरव्यू का प्लान होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, तो बाइसनेस कम होगी, वैलिडिटी ज़्यादा होगी, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, और इसमें आप आसानी से एप्लीकेंट के बैकग्राउंड को या उसे नॉन जॉब रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो आजकल ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर करें अपने इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू का एक प्लान बनाएं। इसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब के रिक्वायरमेंट क्या हैं, और उसी के थ्रू आप सारे इंटरव्यू पैनलिस्ट को ये बताएं कि इसी के थ्रू आपने जज करना है और अनरेलिवेंट क्वेश्चन आपने नहीं पूछने। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी एक इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आ जाते हैं। तो जो बेसिक आपके पास टाइप ऑफ इंटरव्यू है उसमें 1-to-1 है जो आपने काफ़ी टाइम दिया होगा। ये बेसिकली आपका HR मैनेजर या HR असिस्टेंट या एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है। एक बंदा आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी प्रेजेंट से रिलेटेड, आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, और चेक किया जाता है कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है। सेकंड वन के अंदर आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं सिक्वेंशियल इंटरव्यूज़, जिसके अंदर आप सीरीज़ ऑफ डिफरेंट इंटरव्यूज़ में जाते हैं फ्रॉम वन रूम टू अनदर, और डिफरेंट जो है प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्वेंशियल इंटरव्यूज़ आपकी अच्छी जॉब और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती हैं ताकि वो जान सकें कि सीरीज़ ऑफ टेस्ट के थ्रू कि ये पर्सन इसके क्वालिफाइड है नहीं, और मोस्ट ऑफ दी सेंसिटिव जो जॉब्स हैं उनके अंदर आपके सिक्वेंशियल इंटरव्यूज़ ही होते हैं। दैन जो हमारे पास लास्ट टाइप आती है जो आजकल बड़ी फेमस है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती हैं, वो पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें सीनियर मैनेजर्स को बिठा दिया जाता है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्टीज़ लोगों को बिठा के ये चेक किया जाता है कि वो आपके पास जो है उसको कैंडिडेट जो है वो काबिल है या नहीं उस पोजीशन के नहीं। और इसमें आपके पास ये फॉर्मल होता है और डिफरेंट इंटरव्यूअर जो हैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं उस कैंडिडेट से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये बायस्ड भी होता है और ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती पैनल इंटरव्यू की, बिकॉज जो है पूरे पैनल ने अगर पहले ही डिसाइड किया इस बंदे को हायर नहीं करना तो वो कभी हायर नहीं करेंगे, या अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस बंदे को हायर करना है और पोजीशन ही एक थी तो बाकी सबका वो वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जो पैनल इंटरव्यू होता है इट इज़ नॉट गुड, और आजकल जो इंटरव्यूज़ की बाइसनेस है और ये चीज़ है आप इंटरव्यू के थ्रू जो है किसी भी कैंडिडेट को अच्छे तरीके से जज कर ही नहीं सकते हैं जब तक आप उसे काम देकर या उसे चेक ना करें। तो एक इनिशियल आपका प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए, उस बंदे को काम पे रखना चाहिए और उसे जज करना चाहिए कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये वीडियो जो है ये यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी कंसेप्ट आपको उर्दू या इंग्लिश में समझना है तो ज़रूर कमेंट करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट भी आप गैदर कर सकते हैं या ले सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, जिसकी एक प्रोसेस कंप्लीट मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ और इसकी अलग से वीडियो भी मौजूद है जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। इन स्टेप्स के थ्रू आप जाएंगे तो आपको वैलिड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही हमारे चैनल पे जाइए और लाइक और सब्सक्राइब